9 बज के कुछ मिनट में फ़ोन हमेशा के लिए ऑफ हुआ है मृतका का। तो हमारा मानना है कि वो घटना का टाइम था और घटना का स्थल। उसके बाद चूँकि मैं इस बात का साक्षी हूँ, उन तीनों को पकड़ने के बाद हमारी टीमों ने उस घटना स्थल को, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वो चीज़ घटना हुई है, हमने उसको धक्का दिया। उस स्पॉट पे हम लोग, जो हमारी विवेचना का पार्ट होता है, इंडिविजुअली एक एक करके हमने तस्दीक किया, तो फुल प्रूफ था। हमारा जो गढ़वाल मंडल की एफएसएल टीम होती है, जो श्रीनगर में स्टेशन करती है, तो वो श्रीनगर से एक एसआई सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर उस समय उसको लीड कर रही थी, उसकी टीम वहाँ पर आई मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास। उन्होंने प्रॉपर उस पूरे कमरे की वीडियोग्राफी करी और जो जेन्युइन एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। ये बात मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूँ कि जो बात बार बार आती है कि एविडेंस नष्ट हुए, जो मंडे को वीआईपी आना था वाली बात, कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उन शख्स तक पहुँचे बड़ी पड़ताल के पास, हमने स्टाफ से बात करी, तो वो जो वीआईपी टर्मिनोलॉजी आई, उस हुलिये के आधार पे हमको, हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो उस व्यक्ति तक हम पहुँचे, उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था। तो अंकिता प्रकरण आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी बिटिया के साथ नाइंसाफ़ी हुई, एक अच्छा जीवन जीने का हक उसको भी था। तो 2022 की घटना है। 18 तारीख का ये इंसिडेंट हम मान रहे हैं, जिस दिन से उस बिटिया की मिसिंग रिकॉर्ड में है। तो 18 तारीख के बाद जब वो अगले दिन, उस जो 3 एक्यूज्ड हमारे हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि हम पटवारी चौकी में जाके, क्योंकि रेवेन्यू एरिया में वो रिजॉर्ट आता था, उन्होंने जो लोकल पटवारी थे उनके यहाँ एक कंप्लेंट दी। साथ ही जो बिटिया का मित्र था जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं, उनसे भी कांटेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि 2 दिन पहले 18 तारीख से मिसिंग हमारी बिटिया थी और 15 और 16 को 2 रात वो जो मित्र है वो अपने दोस्त के साथ वहाँ आया था। तो इन लोगों ने, इन तीनों ने ये फ्रेम करना चाहा कि शायद अंकिता मॉर्निंग में हमारे रात को वापस आई थी और सुबह उसकी मिसिंग है और वो उसके साथ चली गई है। तो ये खुद पटवारी के पास जाते हैं। इसी दौरान मम्मी, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी पीड़ित मृतका के, उन तक भी बात जाती है और अगले दिन वो मुकदमा दर्ज होता है मिसिंग में। इस दौरान 2-3 दिन तक मिसिंग में ये सारी कार्रवाई होती है, यहाँ होगी वहाँ होगी। इस दौरान जो विवेचना के दौरान हम लोग समझ पाए और जो सिनेरियो था, ऐसा लगा कि इन तीनों ने 18 तारीख की रात की जो घटना थी और अगले दिन मॉर्निंग में जो एक प्लानिंग करी, इस प्लानिंग के तहत वो ये डाइवर्ट करना चाहते थे या एक ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहते थे कि बिटिया रात को, हम शाम को हमारे साथ गई थी तो रात को ही वापस आई है और मॉर्निंग आवर में अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली अपने स्टाफ को और उसके जो मृतक है उनके परिजनों को ये जताना चाह रहे थे कि 2 दिन पहले वो 2 शख्स जो बंदा आया था उसके साथ वो गई होगी। और 2-3 दिन तक इसी लाइन में काम हुआ, लगातार चीज़ें हुई। तो जो पुष्पदीप उस दोस्त का नाम है, उस तक जब मृतका के मदर फादर की अप्रोच हुई, उनके साथ आशुतोष नेगी जी, मैं उनको धन्यवाद पे करूँगा कि लगातार उन्होंने इस पूरे केस में परिजनों के साथ और हमें भी जो संभव मदद थी वो लगातार दी है और उन्होंने इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता से समझा और उसके हर पहलू पे काम किया। वो भी उनके टच में थे। तो इस दौरान कुछ चीज़ें, अब मैं 20 और 21 की बात बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो वो मित्र के पास थी, जो वो ये बता सकता था कि शायद पीड़िता या अंकिता जो बिटिया है उसके साथ ये सब चीज़ें हुई थी। एक अनुमान उसने परिजनों के साथ शेयर किया कि मेरे पास इस टाइप की चैटिंग है। उसने चूँकि 2 दिन पहले वो 2 दिन वहाँ रह के गया है तो स्टाफ से भली भांति वाकिफ़ है, तो उन लोगों से भी उन्होंने बात करी। तो 22 तारीख को जब ये केस हमें दिन में हैंडओवर हुआ पुलिस के, तो मैं चूँकि तत्कालीन एएसपी पौड़ी था और बाद में एसआईटी का भी मेंबर बना, तो मेरे सामने ही उन तीनों को पकड़ा गया है और उनकी अरेस्टिंग हुई। इंटरोगेशन का मैं खुद साक्षी हूँ। उन्होंने जो घटनाक्रम बताया, चूँकि पिछले 5 दिनों तक, 18 तारीख से आज 22 तारीख तक 5 दिन हो गए, इस 5 दिन तक एक नैरेटिव उनके द्वारा पूरे पब्लिक में, मीडिया में या परिजनों में दिया गया कि वो गई थी, वापस आई और मिसिंग है। तो हमने जो प्रॉपरली इंटरोगेट किया तो उन्होंने जो तथ्य हमको दिए, उस तथ्य से ये बात तय हुई कि जो 2-3 दिन पहले या सोशल मीडिया में जो
आप देखते हैं एक्स्ट्रा सर्विस वाला टर्मिनोलॉजी एक शब्द आपके संज्ञान में आया है और उसको प्रेशराइज किया जा रहा था। तो इस बात की पुष्टि भी हमने उस एंगल से उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि साहब हाँ वास्तव में हम उससे इस टाइप की कुछ मांग चाह रहे थे और वो तैयार नहीं थी। तो हम ऐसा कुछ हमने प्लान किया और रात को 18 तारीख की रात को, क्योंकि उस समय 9:00 में फ़ोन हमेशा के लिए ऑफ हुआ है हम मृतका का, तो हमारा मानना है कि वो घटना का टाइम था और घटना का स्थल। उसके बाद चूँकि मैं इस बात का साक्षी हूँ, उन तीनों को पकड़ने के बाद हमारी टीमों ने उस घटना स्थल को जहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर वो चीज़ घटना हुई है, हमने उसको धक्का दिया। उस स्पॉट पे हम लोग, जो हमारी विवेचना का पार्ट होता है, इंडिविजुअली एक एक करके हमने तस्दीक किया तो फुल प्रूफ था। उसके बाद अगला जो हमारा टारगेट था, चूँकि जिस दिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हैंडओवर हुई है 22 तारीख की शाम को, उसी दिन हमारा जो पूर्व आईओ है SSI लक्ष्मण झूला, वो उस रिजॉर्ट में गया, क्योंकि तब तक ये तीनों हमारी पकड़ में नहीं थे। रिजॉर्ट के लोगों से पूछताछ की, बिटिया उस दिन में रो रही थी, वो उसको कहीं जाना था, उसका बैग पैक था, ये सब चीज़ें आई और ये भी तय हुआ कि वो जबरन उसको अपने साथ कहीं लेके गए थे, लेकिन वापस आने की पुष्टि किसी ने नहीं करी। तो वो उसका जो कमरा था हमारी टीम ने शाम को विजिट किया और उसको बंद करके हमारा आईओ आया। नेक्स्ट मॉर्निंग 23 तारीख की सुबह को हमारा जो गढ़वाल मंडल की FSL टीम होती है जो श्रीनगर में स्टेशन करती है, तो वो श्रीनगर से एक SI सब इंस्पेक्टर, लेडी सब इंस्पेक्टर उस समय उसको लीड कर रही थी, उसकी टीम वहाँ पर आई मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास। उन्होंने प्रॉपर उस पूरे कमरे की वीडियोग्राफी करी और जो जेन्युइन एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। ये बात मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि जो बात बार बार आती है कि एविडेंस नष्ट हुए, कई बार हम लोग अपीयर हुए, हमारे आईओ इंस्पेक्टर खोलिया होंगे, हम इंस्पेक्टर साहब आप भी इधर आ जाएं, ठीक। तो लगातार 5 बार पैरवी के बाद वो वीडियो वहाँ पर सीन हुई और सीन होने के बाद माना गया कि एविडेंस जो कलेक्ट होने थे 23 तारीख की मॉर्निंग में कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद वो एक एविडेंस के तौर पर हमारे पास उसका पेन ड्राइव में वो ड्यूरिंग ट्रायल भी यूज हुआ और जब हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल हुई थी वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में उस एविडेंस को प्रॉपर वहाँ सीक किया गया। तो मेरा ये फैक्ट आप सब लोग तक पहुँचा है कि वो एविडेंस कलेक्शन वाला काम हुआ है। उसके बाद रात के इंटरोगेशन के बाद जब चीज़ें हुई, अब कहानी, चूंकि अभी तक एक मिसिंग में जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, अब वो डाइवर्ट हुआ है, कन्वर्ट हुआ मर्डर में। मर्डर का मोटिव हमारे पास था कि कुछ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग की जो सेक्शन हमारी थी, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग की उसको एक गलत काम करवाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था और वो उस बात को बाहर आउट न करे, क्योंकि ये बात शायद वो तीनों अभियुक्त जान चुके थे कि इस फैक्ट को लॉ एंड ऑर्डर पीड़िता ने अपने मित्र को शेयर कर दिया। अब उनको लगा था शायद ये और बाहर होगा तो हमारा वो रिजॉर्ट या जो हमारा ये काम है ये डिफेम होगा और हम शायद काम नहीं कर पाएंगे। ये उनकी एक सोची समझी साजिश थी और उस साजिश के तहत 9:30 से 10 के बीच में वो इंसिडेंट हो गया। उसके बाद मर्डर में कन्वर्ट होने के बाद हमने एक क्राइम स्पॉट जो उन 3 लोगों से इंटरोगेशन के बाद इस्टेब्लिश किया, केवल उन्होंने कहा नहीं, उसको हमने तस्दीक किया जिसका हमारे पास प्रमाण है। उसके बाद जो बॉडी रिकवर हुई 24 तारीख की सुबह, वो बॉडी उन्हीं की निशानदेही, उसी, चूंकि अभी तक मिसिंग केस था, अब इस जगह पे हमारा घटना हुई और उससे 12 या 13 किलोमीटर आगे एक चीला बैराज है, वहाँ पर बॉडी रिकवर हुई। और इस दौरान जब ये बात हमारी फुल प्रूफ थी कि अब इनकी बात में सच्चाई है जो इन्होंने बताया कि यहाँ पर घटना और ये चीज़ इनके साथ हुई है, फ्लोटिंग वाटर था, तो 13 किलोमीटर के बाद नीचे हमको चीला बैराज में बॉडी रिकवर हुई। डॉक्टर्स के पैनल द्वारा, क्योंकि तब तक मामला बहुत सेंसिटिव था और ऑलरेडी काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें थी, डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी में प्रॉपर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद अगला आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो इस दौरान हमने पब्लिक डोमेन में लगातार इस बात की अपील करी है कि आप किसी के पास भी इस केस से रिलेटेड जो एविडेंसेज हैं, क्योंकि SIT काम कर रही है, SIT के बाद उस पूरे केस को इस्टेब्लिश करने का जो सबसे बड़ा विटनेस है वो हमारी मृतका का मित्र है, जिसकी जो आपस में कन्वर्जेशन होता है, कन्वर्जेशन और उसके बाद जो 18 तारीख के बाद की जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें उनके द्वारा क्रिएट की गई। तो इन सारी चीज़ों में
हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रही, कई सारे लोगों के बयान हुए। हमने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे नए तथ्य आए, हर तथ्य पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। तथ्य आए कि इससे पहले भी कई सारी महिलाओं के साथ जो यहाँ काम कर चुके उनके साथ इस टाइप का कुछ हुआ हो, हम वहाँ तक पहुँचे। हमने उसके आसपास जितने लोग काम कर चुके थे या उस रिजॉर्ट में जो लोग काम करके कभी 10 दिन 15 दिन 1 साल तक भी गए थे, उन तक भी हमारी रीच हुई। अब हमारा काम इन 3 लोगों का जो कृत्य है उसको और स्ट्रांगली स्टेब्लिश करना था। क्योंकि जैसे आशुतोष नेगी जी, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लगातार वो परिजनों के साथ थे और लगातार हमारे साथ भी उन्होंने सहयोग किया। कई बार चीज़ें ऐसी जरूर आई कि उनको लगा कि शायद उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने पिटिशन भी फाइल करी। तो हमारा हर एंगल पे हर व्यक्ति से ये अपील लगातार थी कि आप हमें एविडेंस दीजिए। इस दौरान जो वीआईपी टर्म इस्तेमाल हुआ, उस टर्म को लेकर के जो अभी आप कई बार मुझे ऐसा लगा, जैसे हम सोशल मीडिया में हम भी देखते हैं, तो लगता है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं पहुंची हैं जो एग्जैक्ट सिनेरियो है। क्योंकि अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं एसआईटी का पार्ट भी हूँ और एएसपी भी था जिस समय केस वर्कआउट हुआ। जब केस पुलिस को हैंड ओवर हुआ उसी समय ये क्वेश्चन हम पे रेज हुए और मैं साक्षी हूँ उस बात का कि इसमें तो कुछ बड़े लोगों का नाम आ रहा, क्या आप इसमें खुल के काम करेंगे? एक ब्लाइंड केस जिसपे कोई ये घटना जो मिसिंग में थी और घटना के बारे में एग्जैक्ट क्या हुआ कोई नहीं जानता। हमने केस किया, 5 घंटे में चीज़ें वर्कआउट हुई। तीनों अभियुक्तों को विद प्रमाण हमने रिमांड पे लिया और अभी भी वो जेल में है। और दौराने विवेचना काफ़ी सारी चीज़ें आई, कुछ नाम उसने कि ये व्यक्ति। अब उस वीआईपी का एक जो चैटिंग में जिक्र है 2 दोस्तों के बीच में, हम उस शख्स तक, क्योंकि एक तो पीड़िता मृतका थी जो अब नहीं है हमारे बीच में, दूसरा जो व्यक्ति इस बात को क्लियर करता, इस बात को कि पूरी कन्वर्ट जो हमको क्लियर करता कि ये कन्वर्जेशन किस रिगार्डिंग था। हमने उस तक उनसे पूछा, 3-4 बार उनके बयान हुए और 164 जिसको हम जुडिशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट, वो भी हुए। उनका ये कहना था कि साहब मैं जब 16 तारीख को वहाँ आया हूँ उस समय एक शख्स वहाँ जो शायद कई बार सोशल मीडिया में चला है, जो जिनके साथ 2-3 लोग थे, कुछ अटैची थी और कुछ हुलिया हमको डिफाइन किया, क्योंकि उस व्यक्ति की वहाँ एग्जिस्टेंस को होटल के स्टाफ ने भी एग्री किया। लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि वो केवल 1-2 या 2.5 घंटा वहाँ पर उस बंदे ने स्टे किया। अब हमारा अगला उस वीआईपी को फाइंड आउट करने का एकमात्र सूत्र था पुष्पदीप जो मित्र है। तो मित्र से जब हमने कहा कि साहब हाँ मैंने देखा, मैंने उससे उनके जो साथ है तो उनसे बात भी करी और मेरा मानना है कि ये वीआईपी वही होगा जो मंडे को आना था, जो मंडे को वीआईपी आना था वाली बात कई बार ये चीज़ें आती हैं। तो हम उन शख्स तक पहुँचे, बड़ी पड़ताल के पास हमने स्टाफ से बात करी, एक होली का के हिसाब से हमने कई चीज़ें बताई, क्योंकि ये था कि उसके साथ 2 एक बॉक्सर थे। ये चीज़ चूँकि पहले भी शायद मैं इस अंदाज में हमने आपसे बात करी, लेकिन डिटेल चूँकि आज मामला कन्विक्टेड है और पब्लिक डोमेन में सारे फैक्ट हैं, हाई कोर्ट का आदेश हो, ट्रायल कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट हो, वो सारे वर्डिक्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। तो मैं आज खुल के उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई गुरेज नहीं, जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन मैं अभी ये, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ऐसे बताना पड़ेगा, लेकिन मैं और मिस्टर खोलिया, इंस्पेक्टर आईओ जो इस केस के आईओ थे, लगातार इस केस में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अगर काउंटर लगता है या हाई कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो हम दोनों उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसमें आगे जो भी प्रोसीडिंग करनी होती है हम करते हैं। तो हर हफ्ते किसी न किसी बहाने हम उस पर हमारी चर्चा होती है। तो वो जो वीआईपी टर्मिनोलॉजी आई, उस हुलिये के आधार पे हमको हमारा काम था कि हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें। तो जो एक बनाया, तो ऐसे हुलिये के कुछ लोग जो हमको लगे कि ये तो हमारा प्राइम मकसद था कि उस शख्स से पूछा जाए जहाँ से ये टर्मिनोलॉजी पैदा जनरेट हुई। तो उन्होंने को जब बताया, उन्होंने कहा साहब ये व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति तक हम पहुँचे, उनका नाम धर्मेंद्र उर्फ प्रधान था, क्योंकि वो हमारी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उनकी तरफ से जो हमने स्टेटमेंट लिखे वो हम सारे कोर्ट में लगा चुके हैं। तो उनके बयान हमारे पास हैं और मित्र से जब हमने पूछा जो पुष्पदीप हैं, तो उन्होंने इस बात को माना, हाँ साहब ये वही व्यक्ति है जो उस दिन 16 तारीख को मैंने देखा था और इनसे मेरी बात हुई थी। तो ये उस वीआईपी टर्मिनोलॉजी का फाइनल इन था अकॉर्डिंग टू एसआईटी।
लेकिन उसके बाद जो कई बार जो चीज़ें आई कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, हर एंगल पे काम करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने हर एंगल पे काम किया, वो डंप डेटा हो, वो CDR हो, वो उस दौरान या उससे आगे। क्योंकि एक बात आप फैक्ट आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, घटना 18 तारीख की रात को हो गई और ये वर्कआउट हुआ है 22 तारीख को। तो इन 5 दिनों में एक नॉर्मल कोर्स में चीजें चल रही, तो उस दौरान क्या कोई शख्स आया या जितने लोग उस दौरान उस रिजॉर्ट में उन्होंने अपनी बुकिंग करी, वो काम के नाम पे आए, किसी भी बहाने उनका वहां एग्जिस्टेंस था। हमारी SIT क्योंकि एक अच्छी खासी टीम थी, DIG रैंक की ऑफिसर उसको लीड कर रही थी, तो हर एंगल पे, हर उस व्यक्ति पे हमने काम किया कि उस व्यक्ति का एग्जिस्टेंस वहां क्यों था और वो वहां क्या करने आया था। तो ये जो शख्स जिनका मैंने आपको नाम लिया, ये शख्स वहां पर क्यों थे, किस मकसद से आए थे और किसके माध्यम से वहां पर आए थे, ये हमारा जब क्लियर हुआ तो हमने माना कि इनका मकसद उस होटल में आकर के रुकना या कुछ करना नहीं। उनको, वो शख्स नोएडा को बिलोंग करते थे, उन्होंने वहां लैंड सर्च के लिए एक आदमी से डील करी थी, वो शख्स खाना खिलाने के लिए उनको वहां पर लाया था, केवल 2-3 घंटे वहां स्टे किए हैं। अब उसके बाद धर्मेंद्र कुमार उर्फ प्रधान, फिर और भी कई सारी चीजें चली, जैसे आपने सोशल मीडिया में या कई सारे स्टेक होल्डर्स में कुछ नाम देखे, उन नामों पे हमने सब में काम किया। कोई भी ऐसा रेलिवेंट और तथ्य हमारे पास नहीं था कि VIP नाम का कोई व्यक्ति उन शख्स जिस पे हम काम कर चुके हैं कोई एग्जिस्ट करता है। अब अगला प्रश्न जो प्रश्न आता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय वाली बात, मैंने पहले भी कही, मैं फिर इस बात को, क्योंकि ये कई बार आती है कि वहां वो जो किया गया उसका मकसद एविडेंस डिस्ट्रॉय करना था। अगेन मैं इस बात को जोर देके और पूरे तथ्यों के साथ आप सबके सामने कहना चाहूँगा, 22 तारीख को जब हम कोई केस हैंडओवर हुआ, उस दिन भी SIT तब नहीं बनी थी। हमारा जो थाने का IO था उसने उस कमरे का विजिट किया, वहाँ ताला लगा के आया कि जब तक हम इसमें FSL विजिट नहीं करेगी तब तक इसमें कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 9 से 10 बजे के बीच में हमारी एक लेडी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो FSL टीम थी, उसने उस पूरे क्राइम सीन को, जिसको अभी तक हम क्राइम सीन मान रहे थे, उसको पूरा विजिट किया। उसकी वीडियोग्राफी हमारी तीनों कोर्टों में सबमिटेड है। तो एविडेंस किसी भी प्रकार का नष्ट हुआ, इस बात को मैं डंके की चोट पे हम एज ए SIT मेंबर और एज ए IO हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये तथ्य कि SIT ये चीज़ नहीं कर पाई या वो चीज़ छुपाई या ऐसा कुछ हुआ, ये मुझे इसमें कोई सच या कोई बुनियाद या कोई तथ्य नहीं लगता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आज चूंकि फिर मैं इसके बाद, चूंकि मैं एक बार अपना नरेशन पूरा कर लूँ, देन फिर आपकी क्वेरी जो होगी मैं उस पर भी हम बात करेंगे, मेरे साथ IO भी हैं। तो ड्यूरिंग ट्रायल भी चूंकि जो वहाँ का स्टाफ था, अभी हम केवल मित्र और परिजनों तक बात करते हैं, उस रिजॉर्ट का जो 5-6 लोगों का स्टाफ था, जो कोई 4 दिन पहले आया, कोई 10 दिन पहले आया, कोई 4 महीने से काम कर रहा था, एक एक व्यक्ति के स्टेटमेंट जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोले, क्योंकि लगातार मीडिया पर्सन्स भी, आप लोग भी उनकी बाइट ले रहे थे, जो उन्होंने पुलिस को हैंडओवर होने से पहले पुष्पदीप या मित्र से बात करके बताया और जो हमारी विवेचना में आया, सारी चीज़ें एक्यूरेट टू द पॉइंट हैं। उन सबके पुलिस स्टेटमेंट के साथ जो 164 जिसको हम CR मजिस्ट्रियल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो सारे स्टेटमेंट हुए। और जो चीज़ हमें बताई, जो चीज़ हमें आने से पहले ऑलरेडी वो पब्लिक डोमेन में ला चुके थे, और जो ड्यूरिंग ट्रायल बताई, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू फैक्ट और एक जैसी थी, इसीलिए एक प्रॉपर कन्विक्शन हो पाया। तीनों अभियुक्त अभी भी जेल में हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।